हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में वर्णमाला का एक इम्पॉर्टेंट क्लास। तो चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले स्वतंत्र उच्चारित ध्वनियाँ स्वरों को स्थान दिया गया है। उसके बाद स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों को स्थान दिया। आगे हम मानक हिंदी वर्णमाला को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मानक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन होते हैं। टोटल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला आ से लेकर ओ औ तक ये हमारे स्वर हो गए। अंग आहा 2 अयोगवाह हो गए इसमें। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। मानक वर्णमाला में 13 स्वर किस प्रकार होते हैं? 13 में हमारे 11 तो स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, का से माँ तक ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। का से माँ तक 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जो कि हमारे विभिन्न उच्चारण स्थानों को टच करके उत्पन्न होते हैं। जैसे का वर्ग है जो हमारा, वो कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग है वो हमारा तालु से बोला जाता है। टा वर्ग है वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है। ता वर्ग है जो है हमारा वो दंत से बोला जाता है और पा वर्ग जो है हमारा वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन की हम परिभाषा इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो विभिन्न उच्चारण स्थानों को टच करके उत्पन्न होते हैं, उनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा और होंठों के परस्पर सटने से होता है, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनको हम यारा लावा के रूप में जानते हैं, जिसमें या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से उत्पन्न होते हैं, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन स के रूप में हम जानते हैं। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनकी उत्पत्ति 2 व्यंजनों के मेल से होती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा छा जो है वो का और सा से मिलकर बना है। उसके बाद हमारा त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। और ज्ञा जो है हमारा जा और या से मिलकर बना है। सॉरी, यहाँ हमारा सही से नहीं बना है, दोबारा से देख लेते हैं। ज्ञा हमारा जो है जा प्लस या से मिलकर बना है। ठीक है। उसके बाद सरा जो है हमारा सा और रा से मिलकर बना है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। आगे हम वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखेंगे कंठ। कंठ है हमारे गले में एक उच्चारण स्थान होता है, जिसे हमारे पूरा का पूरा का वर्ग अ और आ, हा और आह को बोला जाता है।
ये सभी वर्ड हमारे कंठ से बोले जाते हैं। इनको आप एक पेपर और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे तालु। तालु से हमारा पूरा का पूरा चा वर्ग और इक, ई, शा, ज्ञा और या को बोलते हैं। इसकी हमारी एक ट्रिक भी है, पूरा चा वर्ग तालु से बोलेंगे और यस यज्ञ को भी हम तालु से बोलते हैं, यस यज्ञ। इसकी ट्रिक हो जाएगी इस यज्ञ, याद रखेंगे, इस यज्ञ को याद रखेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि तालु से कौन कौन से वर्ड हमारे बोले जाते हैं। आगे देखेंगे मूर्धन्य। कहीं कहीं पे आपको मूर्धा लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे मूर्धन्य लिखा मिल जाएगा, तो बात एक ही होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पूरा टा वर्ग जो है हमारा मूर्धा से बोला जाता है। ऋषि जो है हमारा वो भी मूर्धा से बोला जाता है। रा और सा, ये वाला सा जो है वो हमारा मूर्धन्य सा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दंत उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं। तो पूरा का पूरा ता वर्ग और ला सा, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं। पूरा का पूरा ता वर्ग और लास को कैसे बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे होस्ट। होस्ट से हमारा पूरा का पूरा पा वर्ग ओ उ, इनको हम होस्ट से बोलते हैं। आगे देखेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से हमारे दो स्वर बोले जाते हैं, ओ और औ। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है, आ और उ मिलकर ओ बनता है, आ और ओ मिलकर औ बनता है। जैसे कंठ ध्वनि हमारी हो गई आ और ओष्ठ ध्वनि हो गई उ, तो इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है आ और उ को मिलकर ओ, तो इसीलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। आगे देखेंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में हमारे दो स्वर आते हैं, ए और ऐ। इसका उत्पत्ति इस प्रकार है, आ और ई को मिलकर ए के निर्माण होता है। आ जो है हमारा कंठ ध्वनि है, ई है हमारी तालु ध्वनि, तो इसीलिए इसको हम कंठ तालव्य कहते हैं। उसके बाद आ और ए को मिलकर ऐ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है, तो इसीलिए हम इसको कंठ तालव्य कहते हैं। उसके बाद दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में एक ही वर्ड हमारा है वा, वा को हम दंतोष्ठ वर्ड कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम स्वर तंत्रियों की कंपन के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण को ध्यान से समझेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों की कंपन के आधार पर वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष, अ मतलब नहीं, घोष माने कंपन। घोष माने क्या होता है, कंपन होता है, अ माने नहीं। जो कंपन रहित ध्वनियां हैं उनको हम अघोष कहते हैं। और सघोष, सा माने सहित, घोष माने कंपन। कंपन के सहित जो ध्वनियां होती हैं उनको हम सघोष कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वर्गीय व्यंजन में पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। साथ ही साथ तीनों सा जो हैं वो हमारे अघोष में आ जाते हैं। सघोष में वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है वो हमारा सघोष में आता है। यारा, लावा और हा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हा किस में आता है, तो हा हमारा सघोष में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और सभी स्वर जो हैं वो भी हमारे सघोष में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप इसमें दिक्कत ले रहे हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, इस पर एक वीडियो हम और बना देंगे, और हो सके तो इसको वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिएगा, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। आगे हम प्राणवायु के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण को समझते हैं। सबसे पहले प्राणवायु के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प
अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जैसा कि हमको वर्ड से ही पता चल रहा है कि अल्प माने कम, प्राण मतलब वायु। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से निकलती है तो उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। उसके बाद महाप्राण, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। महा मतलब ज़्यादा, प्राण मतलब वायु। ज़्यादा वायु निकले तो महाप्राण, कम वायु निकले तो अल्प प्राण। अब कौन कौन से वर्ड अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से वर्ड हमारे महाप्राण होते हैं, तो उनको हम एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा स्थान जो है वो महाप्राण में आता है। वाद बाकी जो हमारे बचे हुए हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। आप एक बार बोल के भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप क बोलेंगे तो कम हवा निकलेगी, ख बोलेंगे तो ज़्यादा हवा निकलेगी। तो इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण में हमारे पूरा का पूरा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे महाप्राण में आ जाते हैं, और अल्प प्राण में हमारा पूरा का पूरा अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, अल्प प्राण में कौन से आएंगे, अंतस्थ, आ से अल्प, आ से अंतस्थ। ठीक है, अल्प प्राण ऐसे आप याद रख सकते हैं। महाप्राण में ऊष्म